तो जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर वो देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते के साथ ही ठीक हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइम लेते हैं। तो बेसिकली ये नाउन से एरर है और मैं इसको कह सकता हूँ वोकैबुलरी एरर भी है। ये नाउन से एरर है क्योंकि जितना भी नाउन है सारा वोकैबुलरी होता है वो। तो जो नाउन से एरर है, लगेजेस होता ही नहीं बेटा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लगेज बैगेज होता है। ये लगेजेस बैगेजेस नहीं होता, ये लगेज होगा, लगेजेस नहीं होगा। तो कुछ शब्द हैं जिनको प्लूरल नहीं करते, जैसे लगेज हुआ, बैगेज हुआ, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर हुआ, ज्वेलरी, सीनरी, टीटीसी, इस टाइप के जो वर्ड्स है। इसके अंदर मतलब मैं ऐड करूं तो एडवाइस भी है, इसमें आपका इंफॉर्मेशन भी है। ये एक ही लिस्ट के अंदर, नाउन के अंदर, ये एक ही लिस्ट में दिए गए हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं वो सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल होते हैं, वो सिंगुलर और अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहां लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, हियर इट इज। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, camels tend to move slowly than other domestic animals in the plains. क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। पहला जो एरर था वो नाउन से था बेटा, दूसरा जो एरर है वो एडजेक्टिव से है। दूसरा एरर एडजेक्टिव से है बेटा। जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो उस वक्त हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन देना होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन देना होता है। अगर ये बात क्लियर है तो देखो, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली, क्योंकि कैमल्स जो है वो स्लोली मूव करते हैं, देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। कि जो प्लेन्स होता है, क्योंकि आप ऊंट के जो पैर देखते हो किस प्रकार से गद्देदार होते हैं, तो वो उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो रेत के ऊपर चलने के लिए ही बना है। लेकिन अगर उन्हें रोड पर चलाओगे तो और जानवरों के मुकाबले वो बड़ा स्लोली स्लोली चलेगा। तो कंपैरिजन हो गया कैमल्स का दूसरे एनिमल्स से, जब चलने के रूप में प्लेन्स पर। तो जब कंपेयर हो रहा है तो देन तो दे दिया, देन तो दे दिया, अब कंपैरेटिव डिग्री भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर स्लोली ना होकर यहाँ पर स्लोअर कर दो, स्लोअर कर दो। तो जो स्लोअर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, स्लोली। ठीक है। अब दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना कि अगर आप इसे स्लोअर कर रहे हो तो ये कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, तो ये दो चीजों के अंदर कंपैरिजन को दर्शा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द लोइंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन एट देम। जो लोइंस थे वो बहुत ही वायलेंटली हो गए, मतलब हिंसक हो गए, जब विजिटर ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया। तो जो लोइंस है वो क्या हो गए, बड़े वायलेंटली हो गए। तो बताइए बेटा, ये जो पॉइंट है ना, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का ही पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का पॉइंट है। कैसे? देखो बेटा, जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा। जैसे शी स्पीक्स, शी स्पीक्स। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं फ्लुएंट लगाऊं या फ्लुएंटली लगाऊं, फ्लुएंटली लगाऊं, तो आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि फ्लुएंटली हो क्या रहा है, कि भाई फ्लुएंट या फ्लुएंटली स्पीकिंग हो रही है, और स्पीकिंग है वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड तो एडवर्ब ही होगा। तो आंसर हम फ्लुएंटली लिखेंगे, फ्लुएंट नहीं। क्लियर है? अब जरा देखना इधर, अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं ऐसे कहूं, सेंटेंस है कि मैंगोज, मैंगोज टेस्ट, अब मैं क्या बोलूं कि डिलीशियस बोलूं, या मैं इसको डिलीशियसली बोलूं, मैं इसको डिलीशियस बोलूं या डिलीशियसली बोलूं, इसको समझना है। तो बात वही आती है कि जैसे यहां पर भाई फ्लुएंटली वर्ब के बाद आया तो मैं एडवर्ब लगा दूं, लेकिन यहां ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पर पता है क्या है,
यहां पर जो डिलीशियस लगाऊं या डिलीशियसली, वो किसकी बात कर रहा है? बेसिकली किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है मैंगोस की। जो डिलीशियस है, डिलीशियसली कौन है? मैंगोस। और मैंगोस नाउन है, मैंगोस नाउन है। ये देखो जो टेस्ट किया जा रहा है मैंगोस को, तो ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। इक्वल टू करके देखो, जो मैंगोस हैं वो डिलीशियस हैं। डिलीशियस कौन है? मैंगोस। मैंगोस क्या है? डिलीशियस। डिलीशियस क्या है? मैंगोस। और मैंगोस नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर इस सेंटेंस में फ्लुएंटली जो है वो स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में जो डिलीशियस है वो मैंगोस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब डू वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब बनती है, तो बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद, जब डू वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब बने, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडवर्ब नहीं लिखते। लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडवर्ब नहीं लिखते। ये बात समझिए। तो जो वोलेंटली है, तो मतलब हिंसक कौन हो गया? बिकेम। हिंसक बन कौन गया? लोइंस। और लोइंस नाउन है। हिंसक कौन हो गया? लोइंस। ये नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वोलेंटली एडवर्ब नहीं, वोलेंट हो गए। तो इसके लिए अगर वो वोलेंट हो गए तो एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होगा, तो वोलेंटली के स्थान पर वोलेंट होगा। दैट्स द आंसर, वोलेंट। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको, एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगला, द डॉग्स बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। तो देखो इसी से रिलेटेड मैंने यहां पर भी दिया। जो ये पॉइंट है, मैंने एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट्स इकट्ठे दे दिए कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट है ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि माई डॉग बार्क्स। तो अब लाउडर कौन है? जो लाउडर कौन है? वेरी लाउडर। लाउडर बार्किंग है, लाउडर डॉग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रकार से आपको लगता है कि बात डॉग की कर रहा है तो यहाँ एडजेक्टिव लगता है, लेकिन अगर बात वर्ब की को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ एडवर्ब लगेगा। पर अगर एडवर्ब लगेगा तो लाउडर, और कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगेगा? कंपेयर तो कर ही नहीं रहा, तो लाउडली यूज होगा एडवर्ब, यहाँ लाउडली यूज होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए लेकर आया, तो ध्यान रखिएगा। वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप एडवर्ब लगाएंगे, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप एडवर्ब लगाएंगे, लेकिन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम वोलेंटली कौन है? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो एडजेक्टिव। यहाँ पे डिलीशियस क्या है? मैंगो। तो मैंगो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो एडजेक्टिव आएगा, है ना? उम्मीद करो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको। इससे पॉइंट क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आ जाओ। The company specializes at designing, crafting and manufacturing exquisite high quality furniture of exceptional craftsmanship. एरर बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन और एरर बताओ। तो ये जो एरर है मेरे बेटा, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है। ये लिख लीजिएगा बेटा, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर क्या है? जो स्पेशलाइजेज है, जो स्पेशलाइजेज है, इसके साथ आपको इन देना होता है। वीक के साथ भी आपको इन देना होता है, और आपको बैड के साथ भी मतलब इन होता है, लेकिन आप वीक इन और स्पेशलाइजेज इन करना। तो यहाँ पर आप एड नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर आप इन दे पाएंगे, और जहां एड की जगह इन होगा वही एरर है। आंसर सी। यहां पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर पूछा गया। यहां पर जो एरर है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज इनकरेक्टली। तो देखो इसने खुद बता दिया कि कौन सा एरर है। ये रीजन, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, इसे पढ़ा करो। आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, उसने खुद कह दिया इसमें आर्टिकल और एरर ढूंढो। तो देखो जैसे मैं लिखता हूं ना आपको कि भी सेंटेंस में कहां से एरर आया, किस टॉपिक से एरर आया, तो वो खुद भी बता देता है कि भैया कहां से मैंने एरर पूछा है। वो खुद कह रहा है कि आपको इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ना है, इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ना है और सिर्फ आर्टिकल ठीक करना है। इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ना है और सिर्फ आर्टिकल ठीक करना है। तो आप बताओ कहां पर, कौन सी जगह आर्टिकल और क्यों। तो देखो इन द रिसेंट पास्ट की हाल ही के
सब बीते हुए समय में, हाल ही में, द आईटी इंडस्ट्रीज हैज इमर्ज, जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो उभर कर आई है एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर के रूप में उभर कर आई है टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, इंडस्ट्री रेवेन्यू के अंदर, एज वेल एज उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, और ये उभर कर आई है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर के रूप में, कि मतलब इसके आने से अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी इन द कंट्री, देश के अंदर। तो अब बताइए एरर क्या है। तो देखिए इसके अंदर तो एन इंडस्ट्री रेवेन्यू ना होकर यहां पर दी इंडस्ट्री रेवेन्यू होगा। तो यहां पे जो रेवेन्यू है ना इंडस्ट्री का, ये रेवेन्यू जो है ये डेफिनेट है कि पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा है। ये रेवेन्यू कौन सा है? पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू की बात कर रहा है, किसी भी रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। और जब हमारा नाउन डेफिनेट होता है, जब हमारा नाउन डेफिनेट होता है तो हम द का यूज करते हैं, एन का या ए का नहीं। तो आर्टिकल एरर है, तो यहां पर हमें एन इंडस्ट्री के स्थान पर द इंडस्ट्री रेवेन्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी में एरर, ठीक है बेटा, आर्टिकल एरर 2024 के क्वेश्चन से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। बताइए, आंसर दीजिए। थैंक यू, ले लीजिए। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डे। बेटा देखो, एक ये भी हमारा डिटरमिनर है और ये भी डिटरमिनर, दोनों डिटरमिनर है, लेकिन इनकी है ना सीक्वेंस बतानी है। तो ये क्या जो कह रहा है, वो कह रहा है जो फ्यू डेज है, जो फ्यू डेज है कि कुछ दिन जो है, कौन से कुछ दिन, वो कहता है नेक्स्ट, आने वाले, नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले जो कुछ दिन है। तो पॉइंट इज, अगर आप फ्यू करके लिखते हैं, हमने लिखा NEXT, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर हम लिखते हैं फ्यू, हम यहां लिखते हैं फ्यू नेक्स्ट डेज, तो इसका अर्थ क्या जाएगा? कहता है कुछ अगले दिन, ये उल्टा नहीं हो गया, कुछ अगले दिन, कहता है आने वाले कुछ दिन। तो आने वाले कुछ दिन की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट को पहले और फ्यू को बाद में, तो ये सीक्वेंस बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट फ्यू डेज, इसका आंसर सही होगा नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिन। ठीक है, बस सीक्वेंस एरर है, दोनों डिटरमिनर का सीक्वेंस एरर, मीनिंग के हिसाब से होगा। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास, बट इट हैड नो इफेक्ट, बट इट हैड नो अफेक्ट। बताइए यार, दो एरर है इसमें, मैं समझा दूं आपको, अगर आप समझ पाए तो। इसके अंदर दो एरर आए हैं। अब इसके अंदर दो एरर है। देखो, पहला कहता है द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास, टीचर ने भाई हिम से कहा, टीचर ने उस लड़के से कहा भाई ऐसा है तो बार बार क्लास को डिस्टर्ब मत कर, लेकिन इट हैड नो इफेक्ट। तो इट मतलब, इट किसकी बात कर रहा है, इट किसके लिए आया? तो इट तो आया इस हिम के लिए, और जो कि इस कंजंक्शन के बाद आ रहा है तो एक क्लॉज है। तो बेटा पहले तो ही, पहला एरर, तो एक एरर है इसमें प्रोनाउन एरर, तो बात हिम की कर रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा। और दूसरा नो इफेक्ट, बेटा नो जो होता है वो डिटरमिनर होता है, नो जो होता है वो डिटरमिनर होता है, नो। और नो अगर डिटरमिनर है तो डिटरमिनर के बाद हमें नाउन चाहिए, तो इसका मतलब है आप नो के बाद भी नाउन लिखेंगे। ये बात समझ में आई? तो अब इसे समझे। एक वर्ड होता है अफेक्ट, और बेटा एक वर्ड होता है इफेक्ट, एक वर्ड होता है अफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। अफेक्ट ए वाला जो है, जो अफेक्ट है वो वर्ब है, और जो इफेक्ट है वो नाउन है। अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। तो बेटा अगर आपने
अगर आपने नो लिखा तो नो के साथ अगर आपको दो वर्ड दिए जाए, एक अफेक्ट और एक इफेक्ट, तो बेटा आप नो डिटरमिनर के बाद वर्ब नहीं लगा सकते, डिटरमिनर के बाद नाउन, डिटरमिनर के बाद नाउन चाहिए तो अफेक्ट की जगह इफेक्ट। तो ये दो एरर है इसमें, एक प्रोनाउन एरर और दूसरा नाउन एरर का दूं या डिटरमिनर एरर, मतलब नाउन भी एरर कह देते, नाउन एरर कि हमें अफेक्ट की जगह इफेक्ट देना, ये पता इस डिटरमिनर से चल। तो बट ही हैड नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ही हैड नो इफेक्ट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा, इट की जगह ही और अफेक्ट की जगह इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज द बुक whom I wanted to buy, दिस इज द बुक whom I wanted to buy, बताइए। आंसर, दिस इज द बुक whom I wanted to buy। तो देखो, जो डिस्क्रिप्शन होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर मैं तीन रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं, हु, चलो चार की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, विच और दैट। तो ये समझे, हु और हुम तब लगाते हैं जब इनका कोई एंटीसीडेंट जिसे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई ह्यूमन हो, कोई पर्सन हो। हु और हुम तब लगाते हैं जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जिस शब्द का डिस्क्रिप्शन देते हो उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। तो अगर एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन बीइंग है तो तब आप हु और हुम लगाएंगे। सब्जेक्ट की बात होगी, ये सब्जेक्ट है तो हु, ये ऑब्जेक्ट है तो हुम। लेकिन विच और दैट कब लगाते हैं, जब नॉन ह्यूमन, ह्यूमन नहीं होना चाहिए, जब एंटीसीडेंट हमारा नॉन ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो, नॉन लिविंग थिंग हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, इंसान नहीं होना चाहिए बस, तो फिर विच और दैट। तो डिस्क्रिप्शन, दिस इज द बुक, कह रहा ये तो वही बुक है whom I wanted to buy, जिसे मैं खरीदना चाहता था, तो दिस इज द बुक। तो कौन सी बुक, whom I wanted to buy, जिसे मैं खरीदना चाहता था, तो ये एंटीसीडेंट हुआ। अगर ये एंटीसीडेंट है तो भाई ये नॉन लिविंग है, और अगर ये नॉन लिविंग है तो बेटा आप फिर यहां पर whom लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि whom तब लगाते जब एंटीसीडेंट कोई इंसान होता, कि जैसे दिस इज द मैन, फिर आप whom से कुछ भी बना लेते। तो कोई इंसान होता तो whom ठीक था, लेकिन यहां नॉन लिविंग है तो whom की जगह आपको दैट देना पड़ेगा, दैट आई वांटेड टू बाय, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू बाय, ये तो वही बुक है जिसे मैं खरीदना चाहता था, तो whom की जगह दैट लग जाएगा। तो whom की जगह दैट लगेगा तो आंसर सी। चलिए, तो ये जो एरर था ये रिलेटिव प्रोनाउन से एरर था, ये हमारा एरर था रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट्स। डन। अगला, माई कुलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। एक्चुअली ये पहले से निकले हुए थे, वो सीक्वेंस में है ना चीजें। हाँ बट एक्चुअली ये पहले से निकले हुए थे, सीक्वेंस में मैंने बना रखे हैं 2-3 दिन के, तो मैंने निकाल दिया, वो ऐड कर दिए। तो जो सीक्वेंस में टाइपिस्ट, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही काम देना पड़ता है ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आते ना, तो टाइपिस्ट भी तो टाइप करता है, पहले मैं ढूंढता हूँ अच्छे से क्वेश्चंस, फिर टाइपिस्ट को देता हूँ, वो टाइप करता है, फिर मैं उसके अंदर जो उसका प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग लेता हूँ। तो एकदम नहीं होता, तो चीजें पहले से बनी हुई होती हैं कुछ, तो जो पहले से है ना ये वही वाले, समझ रहे बेटा। तो अभी सीक्वेंस में आ जाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है, फिर जो तुम कह रहे हो वो सीक्वेंस में आ जाएगा। आ जाओ, माई कुलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। तो बेटा यहाँ एडजेक्टिव एरर, ये एडजेक्टिव एरर है। तो एडजेक्टिव एरर के अंदर एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो यहां पर जैसे हम कह देते हैं लेट, फिर हम कह देते हैं लेटर, फिर हम कह देते हैं लेटेस्ट। तो अब ईएसटी वाले वर्ड जो हैं वो तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया। लेकिन बेटा तो माई कुलीग और मी में दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही तो देन आता है। तो यहाँ देन आ गया, तो लेटेस्ट ना होकर लेटर,
LATER। तो इन प्लेस ऑफ लेटेस्ट यूज लेटर, कंपैरेटिव डिग्री। आगे समझ। तो अभी सीक्वेंस में शायद दो चार और होंगे, तो 2-4 के बाद जो आएंगे ना, जैसे आज की क्लास के बाद जो 2-4 होंगे, तो उसके बाद जो आएंगे वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे सेंटेंस काफी। तो वो मैं एक्चुअली ऐसे उठा लाया, थोड़े से बैंक के निकाले, मैंने उसमें से निकाल दिए, मैंने बोला था ना संडे को निकाल दिए मैंने 2-3 दिन के। तो 2-3 दिन के जो है अभी वो डिफिकल्ट वाले आ गए, तो उसके अंदर थोड़े बैंक के और मेंस लेवल के, वो भी डिफिकल्ट वाले, इजी मैंने अवॉइड ही कर दिए। मैंने कहा एक बार दिखा तो दो तुम। तो 1-2 दिन क्लास शायद मैंने जो बनाए वो मतलब 30-35 के आसपास निकाले। अब वो 30-35 2 दिन में हो या क्या कहते 3 दिन में हो, वो डिपेंड करता है। 30-35 के आसपास क्वेश्चन है। तो द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस। तो देखो यहाँ पे देखो, द कपल प्रेफर, पहले तो ये याद रख ले कि जब भी प्रेफर की बात आएगी ना, प्रेफर की बात, तो प्रेफर के बाद हम 2+V1 लगाते, इंफिनिटिव आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेफर आएगा तो 2+V1 आएगा, तो प्रेफर टू वॉक, तो एक तो ये ठीक है, प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस। अब कहते हैं अंटिल द लास्ट हाउस, तो इसके अंदर है ना हमारा प्रेपोजिशन एरर है। क्योंकि प्रेपोजिशन एरर क्यों है? तो प्रेपोजिशन एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंटिल की जगह टू आएगा। अब देखो सेंटेंस पढ़ो क्या कहता है, द कपल प्रेफर्ड, जो कपल था, जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्हें प्रेफरेंस दिया वॉक करने का, डैश द डैश हाउस, कहता है डैश करते हुए, डैश द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। कहता है चल वॉक करते हैं, वॉक करते हैं, और हम तब तक वॉक करते रहेंगे, तब तक जब तक इस शहर का अंतिम शब्द ना आ जाए, अंतिम घर ना आ जाए, सॉरी, जब तक इस शहर का अंतिम घर ना आ जाए तब तक वॉक करेंगे। तो अंतिम मतलब लास्ट, तो लास्ट को डिनोट करने के लिए हम 2 बताते हैं बेटा। लास्ट या किसी भी चीज का एंड करना हो तो हमें 2 से डिनोट करना होता है। कैसे पता चला? तो जैसे मैं कहता हूं कि आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं फ्रॉम 5 AM टू 5 PM। तो मैं पढ़ाई करता हूं सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो बेटा शुरुआत करने के लिए फ्रॉम, तो अंत करने के लिए 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर जो 5, ये एंड हो जाता है स्टडी का, ये लास्ट हो जाता है स्टडी का, तो लास्ट बताने के लिए 2 लगाना होता है। तो लास्ट और एंड बताने के लिए भी 2 लगाना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हम चलते जाएंगे, हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं कि भाई ये शहर है, हम यहाँ रहते हैं, चलो वॉक करने चलते चलते हम वॉक तब तक करते रहेंगे जब तक शहर का अंतिम घर नहीं आ जाएगा, लास्ट घर, तो टू द लास्ट हाउस। तो वी विल वॉक टू द लास्ट हाउस, वी विल वॉक टू द लास्ट हाउस। तो द कपल प्रेफर्ड टू वॉक करने का टू द लास्ट हाउस, की अंतिम घर तक ऑफ द टाउन। क्लियर होगा कि नहीं हो? ये बात समझ में आई? तो बेटा आंसर जो होगा प्रेफर टू वॉक ऑफ द अंटिल की जगह 2 हो जाए, प्रेपोजिशन एरर। चलिए अगला लेते हैं। रामायण इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक, इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 5000 BC to 100,000 BC। 500 to 100 BC के बीच में इसको लिखा गया। तो रामायण ऐसा एक एपिक है। अब जरा देखो एरर, जो कुछ हमारे धर्म ग्रंथ हैं, या जो भी कुछ हमारे जो होली बुक्स हैं, तो कोई भी होली बुक है, होली बुक्स के नाम से पहले द, कोई भी। अब जैसे हम बात कर लें गीता, बात कर लें कुरान, बात कर लें कुरान, बात कर लें बाइबल, तो गीता, कुरान, बाइबल, तो इनसे पहले द आएगा। कोई भी पवित्र ग्रंथ हो उसके नाम से पहले द। तो यहां पर जो रामायण है तो इसके नाम से पहले द है, तो रामायण के नाम से पहले द आएगा ए में, सिंपल। ठीक है। आर्टिकल एरर। नेक्स्ट, द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा वॉइस हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरे बेटा? ये आ गया वॉइस। यहां हम बात कर रहे हैं वॉइस की। तो 3 वॉइस हैं, 3 नरेशन है। तो आज की क्लास के बाद जो हमारी क्लास होगी उनमें डिफिकल्ट आ जाएंगे क्वेश्चन, बड़े बड़े। इसके अंदर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो शायद वो 10-12 ही डिस्कस हो क्लास में, हो सकता है 10-12 ही डिस्कस हो क्लास में।
हाँ जी, देखे तो कहता है अब इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, हैड बीन पोस्टेड, तो बीन प्लस V3 कहां लगता है, परफेक्ट में, तो जहां पास परफेक्ट होगा एक्टिव वॉइस वो आंसर होगा। तो कह रहा है ये हैड पोस्टेड, तो पास परफेक्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट तो गलत हो जाएगा, पास पर, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट गलत, और गुप्ता के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैव तो वैसे भी नहीं आएगा, और ये हैड पोस्टेड, तो ये पास परफेक्ट ये है, लेकिन स्टिल एडिशनल दे दिया, इसमें स्टिल कहीं नहीं है, तो ये भी क्या आंसर ए, ठीक है, आंसर ए। अगला लेते हैं क्वेश्चन, बनाइए। द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड ए डिक्री अगेंस्ट दैट डिसीजन। द रूलर ऑफ द कम्युनिटी had already passed a decree against that decision, against that decision। आंसर बनाइए। तो देखिए आंसर कैसे बनेगा, यहां पे कहता है हैड ऑलरेडी पास, तो ये रहा पास्ट और ये रहा परफेक्ट, ये एक्टिव वॉइस, तो हैड, अब अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन पास्ड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि V3 का जो पैसिव वॉइस है वो बीन प्लस V3 होता है, क्योंकि V3 का पैसिव वॉइस बीन प्लस V3 होता है, और ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो टाइम और स्टेट के बीच में आता है, तो हैड ऑलरेडी बीन पास, तो बीन प्लस V3 होना चाहिए, तो हैड के बाद बीन प्लस V3, तो बीन नहीं है V3 है, तो ये गलत। वास के साथ V3, हमें बीन के साथ V3 चाहिए, गलत, तो यहां पर भी वास के साथ बीन प्लस V3, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया, गलत, तो आंसर ये रहा हैड के साथ बीन प्लस V3, तो आंसर डी, आंसर डी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी वॉइस है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए। ही डिडंट ईट ए सिंगल मोर्सल, मोर्सल का मतलब होता है निवाला, मोर्सल का जो अर्थ होता है, मोर्सल का जो अर्थ होता है वो होता है निवाला, जिसको हम बाइट भी कह देते हैं, है ना, एक निवाला के जस्ट हैव ओनली वन बाइट, तो ये निवाला होता है मोर्सल। He didn't eat even a single morsel of food at his daughter's wedding, कि उसकी बेटी की शादी में उसने सिंगल बाइट मतलब एक सिंगल निवाला भी फूड का नहीं खाया, तो मतलब डिडंट ईट, अब उसने नहीं खाया क्या, ए सिंगल मोर्सल, तो ऑफ फूड, सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, फूड भी ये भी लिखना ऑफ फूड, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, तो यही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ए सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, ए सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, ए सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, एक सिंगल मोर्सल ऑफ फूड। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब पर ज्यादा फोकस करना होता है। डिडंट ईट, बेटा पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता सिवाय डूडस, सिवाय डूडस और डिड के, तो डूडस को आप इज़-एम-आर में चेंज कीजिए और डिड को आप वाज वर्ब में चेंज कीजिए, डिड को वाज वर्ब में चेंज कीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि इज़-एम-आर वाज वर्ब में, तो डिड आ गया, तो डिड आ गया तो हमें वाज वर्ब में चेंज करना है, तो हमें क्या चाहिए, वाज वर्ब प्लस V3, तो वाज वर्ब ईटन होना चाहिए, तो ये इज हो गया और ईटन गलत, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाज ईटन, तो ये हो सकता है। कैन नॉट ईटन, कैन नहीं हो सकता, और दूसरा वाज नॉट बीइंग, ये कंटीन्यूअस कर दिया जबकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, आंसर बी, ए सिंगल मोर्सल ऑफ फूड वाज नॉट ईटन बाय हिम at his daughter's wedding। क्लियर हुआ। अब यह आ गया हमारा नरेशन। हाँ जी, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आंसर दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर दीजिए। Prem said, I have been listening to music for an hour. Prem said, he has listening। देखो ये तो वैसे गलत हो गया, अब अगर आप पढ़ पा रहे हैं ना, ये तो वैसे गलत हो गया कि have के साथ V3 आता है, V4 नहीं आता, तो ये तो मतलब ऐसे गलत हो गया। He has been listened, अब बेटा have के साथ B3 आता है, तो बेटा ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। I had listened to music for an hour, और यहाँ के I have been listening to music for an hour, तो इसने देखा हैड बीन लिसनिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से आता है,
वह आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर होगा आंसर ए। प्रेम सेड, प्रेम ने कहा, आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर, कि मैं 1 घंटे से म्यूजिक सीख रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हुआ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल सी यू नाउ। आंसर, तो देखो अब जैसे ही सेड को ही सेड रखा, ही सेड को ही सेड रखा, तो बेटा यहां पे मैं इसलिए लाया कि जैसे कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगाते हैं, तो उसने चारों ऑप्शन में किसी में दैट रखा ही नहीं। तो यहाँ पे ये समझ लो, ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो और असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा ही लगेगा। वो इस बात से ये समझाना चाह रहा है। तो देखो इसने कंजंक्शन लिया ही नहीं है, दैट लिया। हाँ एक बात और, अगर कहीं दैट होता तो मैं उसे प्रेफरेंस देता, अगर दैट होता तो उसे प्रेफरेंस देता, लेकिन उन्होंने चारों में से कहीं दैट लिया ही नहीं, तो प्रेफरेंस तो दे ही नहीं सकते, फिर आगे बढ़ो। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है तो स्पीकर पे स्पीकर से चेंज करो, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ही यहाँ आई है तो गलत। अब विल सी को वुड सी होना चाहिए, विल सी कर रखा है गलत, विल सी कर रखा है गलत, वुड सी कर रखा है तो ठीक, आंसर सी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन लाया था मैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कल से डिफिकल्ट लेंगे। ठीक है, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, अरविंद सेड लेट अस वेट फॉर द कैब, नरेशन। आज के लिए अंतिम प्रश्न, 18 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अरविंद सेड लेट अस वेट फॉर द कैब, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बनाइए। तो देखो बेटा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस से आता है ना बेटा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस से आता है, तो हम लेटस को, ये ध्यान दें, हम लेटस को या तो वी शुड में चेंज करते हैं, और या फिर हम वी शुड को लेटस को वी शुड या फिर दे शुड, इन दोनों में से किसी एक में चेंज करते हैं, या तो वी शुड और या फिर दे शुड, वी शुड या दे शुड। तो अब लेटस आया तो देखो, तो ये दे शुड ये आंसर हो सकता है, दे शुड आंसर हो सकता है ना, और वी वेटेड, तो बेटा यहाँ पे वी शुड या दे शुड होना चाहिए, दे शुड आंसर हो सकता है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें तो दे शुड मॉडल के बाद V1, तो मॉडल के बाद V1 ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद V1 आता है, ये हमारा नियम है, मॉडल के बाद V1 लगेगा। लेकिन यहाँ मॉडल के बाद हैज लिख दिया, V5 गलत, हैव होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब इसने कहा दे शुड बीन, तो मॉडल के बाद V3 कैसे आ जाएगा? मॉडल के बाद V3 नहीं आ सकता है ना, और मॉडल के बाद V5 नहीं आ सकता, तो 3 गलत हो गया, आंसर ये रहा। तो अरविंदा प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द कैब, कि उन्हें कैब का वेट करना चाहिए। तो बेटा आज के लिए क्लास में बहुत इजी लेकर आया, और थोड़ी सी थी क्योंकि पहले से बनी हुई थी। कल की क्लास डिफिकल्ट होगी, जो मैं पहले से, मतलब मैंने कल संडे बनाई थी, तो वो आपको कल मिलेगी। तो कल मिलते हैं डिफिकल्ट सेशन के साथ, बेसिकली चैलेंजिंग सेशन के साथ। ठीक है, कल देखता हूँ, कल मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा आपके, कल मैं आपसे आपके मार्क्स पूछूंगा कि आपके कितने भी, जितने भी सोल्व करेंगे उसमें से आपने कितने ठीक किए थे और कितने गलत, ये मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना।